भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ आए, एक डिप्टी सीएम के यहाँ आम खाया, एक डिप्टी सीएम के यहाँ चाय पी और मुख्यमंत्री के यहाँ भोजन किया। एनडीए गठबंधन के नेताओं से मिले, घटक दलों के नेताओं ने ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड भी की और फिर अध्यक्ष ने सबसे रायशुमारी भी की और अखिलेश के पीडीए की काट पर रणनीति बनाई। लेकिन इन सब गतिविधियों के बीच एक डिप्टी सीएम की कुर्सी पर तलवार लटक रही है। इस प्रकार की चर्चा तेज हो गई है कि क्या 2027 के बाद उत्तर प्रदेश को मिलेगा नया उप मुख्यमंत्री? क्या ओपी राजभर बनेंगे सरकार का सबसे बड़ा पूर्वांचली चेहरा? उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, एक ऐसे नेता जिसने छोटे से राजनीतिक दल को प्रदेश की सत्ता के केंद्र तक पहुंचा दिया, एक ऐसा नेता जिसके बिना आज पूर्वांचल की राजनीति की चर्चा अधूरी मानी जाती है। और अब राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा तेजी से चल रही है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ओपी राजभर उत्तर प्रदेश के अगले उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी हां, सत्ता के गलियारों में यही सवाल अब सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। विश्वस्त राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में एनडीए उम्मीद के मुताबिक शानदार प्रदर्शन करता है और उसमें ओपी राजभर की निर्णायक भूमिका रहती है, तो उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद मजबूत दावेदार माना जा सकता है। इस पद का उन्हें मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हालांकि भाजपा या सरकार की ओर से अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि आज हर राजनीतिक चर्चा में ओपी राजभर के नाम की चर्चा उप मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदार के रूप में हो रही है? आखिर क्यों भाजपा लगातार उनका राजनीतिक कद बढ़ा रही है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। संघर्ष से सत्ता का सफर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे नेताओं की संख्या बहुत कम है जिन्होंने बिल्कुल साधारण सामाजिक पृष्ठभूमि से निकलकर प्रदेश की सत्ता में अपनी मजबूत जगह बनाई हो। ओम प्रकाश राजभर उन्हीं नेताओं में से एक हैं। उनका राजनीतिक सफर इस बात का उदाहरण माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति संगठन खड़ा करे, लगातार जनता के बीच में रहे और अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करे, तो वह प्रदेश की राजनीति में बड़ी पहचान बना सकता है। आज लाखों राजनीतिक कार्यकर्ता ओपी राजभर के संघर्ष और लगातार आगे बढ़ने की क्षमता को प्रेरणा के रूप में देखते हैं। 2022 में सपा के साथ चुनाव और अब बात करते हैं 2022 में विधानसभा चुनाव। 2022 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। पार्टी ने करीब 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। एसबीएसपी के विजयी विधायक की सूची के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। जहूराबाद से खुद ओपी राजभर विधायक हैं, बेलथरा रोड से हंसुराम विधायक हैं, जखनिया से बेदीराम और जहानागंज से राजेंद्र राम, शिवपुर से अनिल राजभर और वहीं महाराजगंज रायबरेली से राम किशोर विधायक के रूप में चुनकर सदन पहुंचे। यानी केवल 6 विधायक होने के बावजूद एसबीएसपी प्रदेश की राजनीति का अहम खिलाड़ी बन गई। फिर बदल गई रणनीति। 2022 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया और एनडीए में शामिल हो गए। इसके बाद भाजपा नेतृत्व ने उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा। यहीं से शुरू हुआ उनके राजनीतिक कद का नया अध्याय। लगातार उनका कद बढ़ता गया। भाजपा ने सिर्फ मंत्री बनाकर ही नहीं छोड़ा, उन्हें लगातार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी। पहले उन्हें सुल्तानपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया, अब उन्हें अंबेडकर नगर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा किसी भी जिले की जिम्मेदारी उसी नेता को देती है जिस पर उससे चुनावी भरोसा होता है। क्यों खास है अंबेडकर नगर, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। अंबेडकर नगर समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। जिले की अधिकांश विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पास ही रही हैं। हालांकि कटेहरी विधानसभा सीट उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज कर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। अब माना जा रहा है कि पूरे जिले में एनडीए को मजबूत करने की जिम्मेदारी ओपी राजभर के कंधों पर है। सिर्फ अंबेडकर ही नहीं, आपको बता दें कि आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, संत कबीर नगर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, पूर्वांचल के ऐसे दर्जनों जिले हैं जहां राजभर समाज का वोट चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, यानी कि निर्णायक भूमिका रखता है। यही वजह है कि भाजपा लगातार ओपी राजभर को पूर्वांचल का बड़ा चेहरा बनाती
दिख रही है और बना भी रही है। आजमगढ़ का समीकरण, इसके बारे में चर्चा करें। 2022 में आजमगढ़ क्षेत्र की एक सीट एसबीएस के खाते में आई थी, लेकिन बाद में राजनीतिक परिस्थितियां बदली और वे विधायक समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, क्योंकि एसबीएसपी ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। इसके बावजूद भाजपा ने ओपी राजभर का भरोसा कम नहीं किया, बल्कि उनकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ा दी। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पर चर्चा करना लाजिमी है। अगर 2027 में पूर्वांचल में भाजपा और एनडीए शानदार प्रदर्शन करते हैं, अगर अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया और आसपास के जिलों में भाजपा पहले से ज्यादा सीटें जीतती है, अगर ओपी राजभर इस जीत के प्रमुख रणनीतिकार साबित होते हैं, तो क्या भाजपा उन्हें उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाएगी? यही सवाल आज राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। भले ही इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर पूर्वांचल में एनडीए की बड़ी जीत का श्रेय ओपी राजभर को जाता है, तो उप मुख्यमंत्री पद की उनकी दावेदारी पहले से कहीं ज्यादा अधिक मजबूत मानी जाएगी। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समीकरण हर चुनाव के साथ बदलते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल आईने की तरीके से साफ है कि आज ओपी राजभर सिर्फ एक सहयोगी दल के नेता नहीं रह गए हैं, वे पूर्वांचल की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल हैं। अब सबकी नजर 2027 पर है। क्या पूर्वांचल में कमल खिलाने की जिम्मेदारी निभाकर ओपी राजभर उप मुख्यमंत्री पद तक पहुंचेंगे, या राजनीति कोई नया मोड़ लेगी? इसका जवाब जनता का जनादेश और भाजपा का नेतृत्व तय करेगा। आपकी क्या राय है? 2027 के बाद ओपी राजभर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। मेरा नाम था विवेक, आप देख रहे थे अनादि टीवी यूपी। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।